हम लोग एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे थे। तो उसमें आप लोग को बताए थे यदि एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करना है तो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने के लिए हमें नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वांट ऑफ फैक्टर चाहिए। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को जब हम वांट ऑफ फैक्टर जिसको हम लोग आई से सूचित करते हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकलेगा। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो वही होता है जो हम पहले पढ़े हैं, लेकिन वांट ऑफ फैक्टर आई तो पता नहीं है ना, तो आई कैलकुलेट करने के लिए पेन पकड़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। वो आई का जो वैल्यू है वो हम सॉल्यूट के लिए निकालते हैं, सॉल्यूट को देख करके बता देंगे कि आई का वैल्यू क्या होगा, लेकिन उसको कैलकुलेट बता देंगे वैसे देख करके, लेकिन कैलकुलेट कैसे किया जाता है हम आपको यहां पे बता रहे। कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई, तो आई का जो कैलकुलेशन किया जाएगा, आई को जो निकाला जाएगा वो दो अलग अलग केस में, एक सॉल्यूट जब डिसोसिएशन नेचर का हो, डिसोसिएशन का मतलब टूटना, जब सॉल्यूट टूटने वाला हो तब आई का वैल्यू, और जब सॉल्यूट एसोसिएटिंग नेचर का हो मतलब जब सॉल्यूट कंबाइन करने वाला हो तब का वैल्यू। दो अलग अलग केस में निकालेंगे हम। तो यहां पे केस नंबर 1 लिखे हैं, इन केस ऑफ डिसोसिएटिंग नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जब सॉल्यूट टूटने वाला हो। वैसे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं जिसमें दो कंपोनेंट रहता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेट। मान लेते हैं कि कोई AX/BY एक सॉल्यूट है, जैसे NaCl के बारे में तो हम जानते हैं कि NaCl को जब ये पानी में डालते हैं तो Na+ और Cl- में टूटता है। अब कोई भी देखिए, एक्चुअल में ये आयनिक कंपाउंड है जो आयन से बनता है। आयन मतलब एक प्लस चार्ज वाले से एक माइनस चार्ज वाले से, एक केटायन से और एक एनायन से। तो कोई भी आयनिक सॉल्ट या आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए जो टूटने वाला है वो बनाने के लिए कम से कम आपको 2 आयन का जरूरत पड़ेगा, कम से कम 2 आयन का। तो मान लीजिए AX और BY एक सॉल्यूट पार्टिकल है जो डिसोसिएटिंग नेचर का है, टूटने वाला है, और वो टूटता है XaY+ और YBX-। जैसे यहां पे NaCl को देखिए, होता क्या है कि जो केटायन का चार्ज होता है वो जाता है एनायन के नीचे, और जो एनायन का चार्ज होता है वो जाता है केटायन के नीचे। अतः दोनों को सटाने के बाद ये आयनिक कंपाउंड NaCl है, कोई भी कंपाउंड बनेगा। तो वैसे AX/BY एक आयनिक कंपाउंड है जो अपने आयन केटायन और एनायन में टूटता है, डिसोसिएट होता है। अब ये टूटता है कैसे? जैसे एक आयन A और एक आयन B हो गया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक आयन Na एक आयन Cl था, तो A के आगे में जो रहेगा उसको पीछे कर लेंगे, मतलब ये पहला आयन जो आपको दिख रहा है उसके आगे में जो रहेगा उसको पीछे कर लेंगे। तो पीछे करेंगे तो Xa हो गया, और अगला आयन सबसे राइट वाले आयन B के जो आगे में रहेगा तो उसको प्लस के साथ पहले वाले के ऊपर में लिख देंगे, तो क्या XaY+। और आगे का जो आयन, जैसे यहाँ पे Cl दिख रहा है Cl, तो Cl के आगे में जो रहेगा उसको, जो राइट वाले आयन के आगे में जो रहेगा उसको पीछे कर लेंगे। तो B के आगे में Y था, पीछे कर लिया, YB हो गया। और सबसे लेफ्ट शुरुआत वाले आयन के आगे में जो था उसको पावर में माइनस के साथ डाल देंगे, तो X था माइनस हो गया, तो यह XaY+ और YBX-। ये एक सॉल्यूट है और ये XaY+ और YBX- में टूटा, जैसे NaCl टूटता है Na+ और Cl- में, और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेट अस कंसीडर, चलो हम ज्ञात करते हैं एक सॉल्यूट पार्टिकल AX/BY विच डिसोसिएट इनटू, जो टूटता है, डिसोसिएट करता है XaY+ एंड YBX- में। यहां पे लिख दिया
अब चलो यहाँ पे BD लिखा हुआ है। BD का मतलब होता है बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन का मतलब टूटने से पहले। टूटने से पहले मान लेते हैं इसका मोल A है। टूटने से पहले मान लिए A मोल है, तो ये और ये कितना बनेगा? अरे ये टूटा ही नहीं तो ये और ये क्यों बनेगा? तो ये 0 और ये भी 0, टूटा ही तो ये 0 0 बनेगा। टूटने के बाद आफ्टर डिसोसिएशन, तो जब टूटेगा तो शुरुआत में ये था, टूटेगा तो उसमें से कुछ घटेगा ना, तो घटेगा तो मान लीजिए A अल्फा घट गया। शुरुआत में A मोल है, इनिशियल मोल। कुछ समय के बाद आफ्टर डिसो टूटा तो A अल्फा टूटा, तो A अल्फा टूटा तो इसमें ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। जैसे कॉमन साल्ट जब डिसोसिएट करता है तो Na+ बनता है, Cl- बनता है, दोनों का दोनों बनेगा। तो वैसे ही ये टूटा तो ये और ये बनेगा, तो ये कितना बनेगा? तो अपने मन से नहीं लिख सकते हम, आपको बनाना सिखा देते हैं कैसे निकालेंगे। गौर से देखो, यहाँ पे आयन A है और यहाँ पे आयन B है, और X और Y तो कोएफिशिएंट हो गया, जो पीछे में चिपका सटा रहता है वो कोएफिशिएंट है X और Y। देखो कैसे निकालेंगे, A कितना बनेगा, B कितना बनेगा, वो आपको बता रहे। तो A का कोएफिशिएंट कितना है? A का कोएफिशिएंट X है, तो जो बन रहा है उसका कोएफिशिएंट बट्टे में रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट, तो रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो बट्टे में 1, बट्टे में 1, बट्टे में 1 और गुणे कितना घटा है ये, तो ये A अल्फा घटा है तो A अल्फा से गुना कर देंगे, जितना से घटेगा उतना से गुना करेंगे, तो क्या बन गया? X A अल्फा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे B का कोएफिशिएंट क्या Y है, तो B का कोएफिशिएंट जो Y है तो B का कोएफिशिएंट अब बटे में रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट 1 है। अब घटा कितना है? तो A अल्फा है, तो A अल्फा से गुना कर देंगे, Y A अल्फा। तो आफ्टर डिसोसिएशन मोल जो है A माइनस X BY का A माइनस A अल्फा, A का X A अल्फा, B का Y A अल्फा। तो टोटल मोल जो हो गया आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद, वो कितना हो गया? तो हम सारा मोल को जोड़ देंगे, A माइनस A अल्फा प्लस X A अल्फा प्लस Y A अल्फा। और इनिशियल मोल कितना? शुरुआत का मोल रिएक्टेंट का, तो A हो गया। अब चलिए वन टर्म फैक्टर I निकालते हैं। तो वन टर्म फैक्टर I के बारे में क्या बताए थे? मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और बट्टे में इनिशियल मोल। तो डिसोसिएशन के बाद मोल कितना है? A कॉमन, इसमें A सब में है तो A कॉमन ले, तो A कॉमन ले तो यहाँ पे 1 बचा, तो बच गया आपका 1 बचा, तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा, A कॉमन ले लिए, तो I बराबर क्या होता है? मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन बटे में इनिशियल मोल। तो डिसोसिएशन के बाद मोल कितना है? तो A गुने 1 माइनस अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा बट्टे में इनिशियल शुरुआत का मोल, तो शुरुआत का मोल A है, A कट जाएगा, तो बताइए I बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? वन टर्म फैक्टर I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा। अब यहाँ पे देखिए इस दोनों में अल्फा अल्फा कॉमन है, तो यहां से अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा कॉमन लिए, तो यहाँ X बचा, यहाँ Y बचा। तो बाबा I का जो वैल्यू है जब सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएटिंग नेचर का हो तो I का वैल्यू होता है 1 माइनस अल्फा प्लस X अल्फा गुने X प्लस Y। I का वैल्यू क्या हो जाता है? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू X प्लस Y, जब सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएटिंग नेचर का हो। और आपको हमेशा याद रखना है I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू X प्लस Y, जहां पे अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वेयर अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसको बोलते हैं? तो सॉल्यूट जब डिसोसिएटिंग नेचर का हो तो सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट करेगा, तो प्रत्येक मोल जितना मोल में डिसोसिएट करेगा हम उसी को बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहां पे लिखे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल डिसोसिएट टूटता है इनटू प्रोडक्ट पर मोल, प्रत्येक मोल प्रोडक्ट में टूटने के बाद जो बनेगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा, इसका कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और देखिए ये जो X प्लस Y जो है, ये X और Y जो है ये सॉल्यूट जो होता है टूटने वाला, उसमें आयन का नंबर, आयन है
और कोई भी सॉलिड जो टूटने वाला बनेगा तो कम से कम 2 आयन से बनेगा, कम से कम 2 आयन से। तो इसीलिए x का वैल्यू कम से कम 1 होगा, y का वैल्यू कम से कम 1 होगा। तो दोनों को जोड़ने के बाद कम से कम कितना वैल्यू आएगा? 2 आएगा। तो x का वैल्यू जो मिनिमम होता है वो 2 होता है। 2 से कम पॉसिबल नहीं है, हमेशा 2 से अधिक ही होगा, हमेशा। तो x यहां पे लिखते हैं, तो अगर x प्लस वाई का वैल्यू 2 होगा तो आप इमेजिन कीजिए, अगर कम से कम 2 लेंगे यहाँ पे, तो अगर 2 लेंगे तो 2 अल्फा हो जाएगा, और 2 अल्फा में से 1 अल्फा गया तो 1 अल्फा बचेगा, तो 1 प्लस अल्फा होगा। तो 1 प्लस अल्फा, और अल्फा का कुछ ना कुछ वैल्यू होता ही है, और 1 में जो कुछ ना कुछ जोड़ देंगे तो वैल्यू 1 से ज्यादा ही आएगा। तो आई का वैल्यू जो है, आई ऑलवेज ग्रेटर, हमेशा बड़ा होगा देन 1, 1 से हमेशा बड़ा होगा। आई का वैल्यू डिसोसिएशन केस में हमेशा 1 से बड़ा होता है। यहां पे लिखे वैल्यू ऑफ x प्लस वाई ऑलवेज ग्रेटर देन 2, x प्लस वाई का वैल्यू जो है हमेशा 2 से बड़ा होगा। इफ यदि x प्लस वाई बराबर 2, x प्लस वाई का जो वैल्यू 2 या 2 से बड़ा होगा, ग्रेटर लिख दिया यहाँ पे, लेकिन 2 या 2 से बड़ा होगा। इक्वल या मोर देन 2 लिखना, यहाँ पे ग्रेटर देन लिख दिए हैं, लेकिन याद रखना है 2 या 2 से अधिक होगा। तो अगर 2 रखते हैं यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू, तो रखिए आप यहाँ पे 2, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, x प्लस वाई की जगह पे 2 रख दिए, तो 2 अल्फा हो गया, और 2 अल्फा प्लस में 1 अल्फा माइनस में, तो 2 अल्फा में से 1 अल्फा गया तो 1 अल्फा बचा, तो i बराबर 1 प्लस अल्फा। तो i का वैल्यू क्या 1 प्लस अल्फा, जब x प्लस वाई का वैल्यू 2 आए। अगर x प्लस वाई का वैल्यू 3 आए तो देखिए i का वैल्यू कैसे निकालेंगे। x प्लस वाई 3 हुआ तो पहले 1 लिखे लेंगे, 1 प्लस 3 में से 1 ले लिए तो 2 बचा, तो 2 और उसमें अल्फा से गुणा कर देंगे। जैसे x प्लस वाई का वैल्यू 4, तो 4 में से पहले 1 लिखना, 1 प्लस, और उसके बाद 4 में से 1 गया तो 3 बचा, उसमें अल्फा से गुणा करो तो 3 अल्फा, तो i बराबर 3 अल्फा। तो अल्फा का i का वैल्यू जो है हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एग्जांपल लेकर के डायरेक्ट कैलकुलेट करना आप लोग को सिखाते हैं।